नमस्ते। IHSD क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम एक इंडियन थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। EVR नायकर, जिनको पेरियर के नाम से भी जाना जाता है। उनके आइडेंटिटी के ऊपर क्या ओपिनियन है, या फिर इंडिया के द्रविडियन आइडेंटिटी फॉर्मेशन में क्या उनका कंट्रीब्यूशन है, और इसके साथ साथ वाइकम सत्याग्रह, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, ये सब भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट में उनके बारे में जो क्रिटिसिज्म है वो थोड़ा सा जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं उनके लाइफ से। वो 94 इयर्स एज में मर गए थे, तो उनका आप देख सकते हैं लगभग 100 साल वो जिए थे। 1879 से 1973 वो एक मर्चेंट फैमिली में जन्म लिए थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के। उस समय साउथ इंडिया में जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, वहाँ पे एक मर्चेंट फैमिली में वो जन्म लिए थे। ये वाला जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि पेरियर सोशल मूवमेंट करते हैं जहाँ पे वो हिंदू वर्णाश्रम का विरोधी हो जाते हैं एवं सोशल जस्टिस की बात करते हैं। तो अगर आप इंडिया के मूवमेंट देखेंगे, जैसे भक्ति मूवमेंट या जितने चाहे मानिए बुद्धिस्ट जो ब्रांच है उसका जो शुरुआत होता है, सभी जो लोग होते हैं वो क्षत्रिय या मर्चेंट फैमिली से ही होते हैं। इवन जो ब्राह्मण मूवमेंट हुआ था कुल बंगाल में रेनेसा के समय आफ्टर सिपाही म्यूटिनी, वो भी मर्चेंट लोगों ने ही किया था। क्योंकि वर्णाश्रम में क्या होता है कि मर्चेंट फैमिली थर्ड स्ट्रेटा में आते हैं, तो ऑब्वियसली अगर वर्णाश्रम रहेगा तो फिर वो कभी भी उभर के आगे नहीं आ सकते सोशल स्टेटा में, जबकि उनके पास पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हो जाते। तो इसलिए हमेशा देखा गया है कि मर्चेंट फैमिली के लोग जो है वो वर्णाश्रम का विरोधी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम पेरियर के लाइफ देखेंगे तो और एक कारण था जिसकी वजह से वो पूरा ही ब्राह्मण्स के खिलाफ और नॉन ब्राह्मण्स को आगे बढ़ाने का संकल्प ले लिए थे। वो 5 साल सिर्फ स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद वो स्कूल में तो पढ़ाई लिखाई नहीं किए, लेकिन वो बहुत सारे किताब पढ़ते थे और तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा उसको ये लैंग्वेजेस में वो बोल पाते, मतलब उसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आती थी। बचपन में उनका जो शिक्षा हुआ वो घर में उनके पापा के पास वैष्णव गुरु आते थे। वैष्णव आप जानते होंगे कि इंडिया में जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे ब्राह्मणिज्म के खिलाफ लोग मूवमेंट कर रहे हैं, वो भी वैष्णव थे। श्री चैतन्य ने नवद्वीप से ये मूवमेंट स्टार्ट किया। तो तमिल जो वैष्णव गुरु थे उनको वो सुनते थे। आज के डेट में भी आप अगर इस्कॉन का मूवमेंट देखेंगे, वो भी एक क्लासलेस, कास्टलेस और इक्वल स्टेटस की बात करता है, सोशल स्टेटस की बात करता है। तो वैष्णव गुरु से उनका जो एकदम शुरुआत के दिन में ज्ञान मिला, वो उनके आइडियाज़ को शेप करने में बहुत मदद किया। और इनफैक्ट आप अगर गांधी जी का ओपिनियन देखेंगे तो उसमें भी जैनिज्म और वैष्णववाद के बहुत सारे इफ़ेक्ट आते हैं, और इसी वजह से वो भी नॉन वायलेंट और एंटी कास्ट, या आप बोल सकते हैं कि इक्वल स्टेटस ऑफ कास्ट की बात करते हैं। उनके 2 वाइफ थे। पहला वाइफ नागामाई, वो 19 साल की उम्र में शादी किए थे, और दूसरा वाइफ वो मर जब गए थे 33 में, तो 48 में उन्होंने दूसरा शादी किया, मणिमाई। उनके ओपिनियन में आप देखेंगे वीमेन राइट्स की बात, वीमेन इक्वालिटी की बात बार बार उभर के आ रहा है।
और अगर आप उनके काम पे भी देखेंगे तो वो हमेशा अपने वाइफ को लेके सब जगह पे जाते, चाहे वो विदेश जा रहे हैं या देश में बहुत सारे मूवमेंट करने जा रहे हैं। वायाकम मूवमेंट जब उन्होंने किया तो अपने वाइफ को लेके ही वहाँ पे गए, और वो साथ साथ जेल में भी जा रहे हैं। तो वीमेन इक्वलिटी या वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात है, उन जो बोलते थे वो सचमुच वो शायद बिलीव भी करते थे। इसीलिए अपने घर के जो महिला है, अपने जो बीवी है, उनको हमेशा घर में बंदी नहीं रखते थे, बाहर निकल के लाते थे। और जैसे बहुत सारे कंजर्वेटिव फैमिली का ये ख्यालात है कि महिलाओं का काम है सिर्फ बच्चा पैदा करना, उसको बड़ा करना, ऐसा वो कभी नहीं मानते थे। उनका जो पहला बेबी था, उनका 5 महीने का बच्चा था बस, और कोई नहीं था। लेकिन वो अपने बीवी को पूरा इंडिपेंडेंस देते थे ताकि वो उनके साथ मिलके सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में हिस्सा ले सके। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो उनके सेकंड वाइफ के है। 73 में जब वो गुजर गए तो उसके बाद इन्होंने ही पेरियर के जो मतवाद है उसको आगे बढ़ाया। तो आप देखते हैं कि क्यों वो अपने लाइफ में ठान लिए थे कि हम कोई भगवान को नहीं मानेंगे, कोई धर्म को मानेंगे नहीं। ये देखिए उनका जो ओपिनियन है वो है नो गॉड, नो रिलीजियन, ठीक है। नो गांधी, नो कांग्रेस, नो ब्राह्मण में बाद में आते हैं। पहले ये वाला देखते हैं कि नो गॉड वो और नो रिलीजियन वो क्यों बोल रहे हैं। वो एक नायडू फैमिली में जन्म लिए थे जो बहुत ही लो कास्ट माना जाता है हिंदू वर्णों में। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया। लेकिन सबसे ज़्यादा उनको जो आघात लगा वो काशी में जाके वो 1909 में काशी गए थे शिव जी का पूजा करने के लिए। वो लोग भी शिव के पुजारी थे। लेकिन जब वो शिव जी के पूजा करने गए तो उनको ना तो मंदिर में घुसने को दिया गया। जब वो भूखे थे तो खाना खाने गए, एक तमिल ब्राह्मण का ही रेस्टोरेंट था, वहाँ पे खाना खाने गए तो वहाँ पे उनको घुसने भी नहीं दिया। वो ब्राह्मण खुद को दिखाने के लिए एक उपवीत धारण करके वहाँ पे गए थे, जनाव धारण करके गए थे। लेकिन उसके बाद भी उसके मुश्तैक थे, तो इसलिए उसको वहाँ पे खाना खाने नहीं दिया गया। और आप लोग जानते होंगे कि श्राद्ध में हम लोग ब्राह्मण भोजन कराते हैं, तो वहाँ पे कुछ ब्राह्मणों को बहुत अच्छा भोजन कराया जा रहा था काशी में। जब वो वहाँ पे खाने गए तो वहाँ से भी उनको ब्राह्मण नहीं है इस बोल के निकाल दिए गए। तो इतना ज़्यादा वो भूखे हो गए थे कि रास्ते से वो खाना उठा उठा के खाने लगे। और यही वाले जो समय है, इसमें उनको पता चला कि ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स के ऊपर कितना ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। और उन्होंने ठान लिया कि हम आज के बाद ना तो हिंदू भगवान को मानेंगे और ना ही हिंदू धर्म को मानेंगे। इसीलिए वो एक आस्तिक से नास्तिक बन गए, मतलब भगवान को वो पूजा करना और विश्वास करना छोड़ दिए। और बहुत बार बहुत सारे ऐसे मूवमेंट किए जिसकी वजह से उनको भगवान को नीचा दिखाने के लिए अरेस्ट किया गया। जैसे एक बार वो हिंदू गॉड राम का पिक्चर छवि जो है वो जला रहे थे तो उनको अरेस्ट किया गया। और बहुत सारे उनके ऐसे काम थे जिसमें उनका ये जो ओपिनियन है कि हम भगवान और धर्म को नहीं मानते हैं, वो उभर के आते हैं। लेकिन उन्होंने सोशल रिफॉर्म बहुत अच्छे से करने के लिए काम किया। और जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। तो इसीलिए 1929 में उनको
पेरियर ये आख्यान दिया जाता है। उस समय एक्चुअली उन लोगों ने ये मूवमेंट कर रहे थे कि जो कास्ट नेम है, जैसे मानिए कोई भी आपका अगर सरनेम है तो वो कास्ट को आपका डिनोट कर रहा है। जैसे कौन क्या कास्ट के है, वो कास्ट जो सरनेम है उससे पता चल जाता है। तो उन लोगों ने वो कास्ट नेम हटा दिया था, तो अपना जो उनका नायकर कास्ट नेम था वो हटा दिए थे। तो सबने उनको पेरियर ये ना उपाधि दिया। पेरियर का मतलब तमिल में है ग्रेट फादर या ग्रेट साधु या ग्रेट ऑनरेबल, मतलब बहुत ही एक आदरणीय पोजीशन होता है वो। जैसे गांधी जी को महात्मा आख्यान मिला था, उपाधि मिला था, ऐसे ही उनको पेरियर उपाधि मिला था। तमिलियन में सबने उनके जो एडमायरर थे उन्होंने उनको दिया था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी काम किए हैं 1920 से लेके 1925 तक। उस समय वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रेसिडेंट भी हुए थे। कांग्रेस जो था मद्रास प्रेसिडेंसी में, कांग्रेस का जो शाखा था उसमें वो प्रेसिडेंट भी हुए थे। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बने जस्टिस पार्टी का 38 से 44। और उसके बाद जो आज के डीएमके है, द्रविडियन मुनेत्र काजागम, उसके एक्चुअली जस्टिस पार्टी को ही उन्होंने द्रविडियन काजागम नाम दे दिया था, जिसका नाम है द्रविडियन एसोसिएशन। 1944 में ये इस्टेब्लिश किया। उसके बाद ये द्रविडियन काजागम से ही, द्रविडर काजागम से ही डीएमके बना है, द्रविडर मुनेत्र काजागम, जो आज के पॉलिटिक्स में एक बहुत ही माना मतलब इम्पोर्टेंट नाम है। उनके बर्थ सेंटिनरी के समय, बर्थ एनिवर्सरी को तमिलनाडु ने सोशल जस्टिस डे अनाउंस कर दिया। और 2021 से ही हम देखते हैं कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। उनको हम एक मैन ऑफ एक्शन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ट्रीटाइज नहीं लिखा उनके फिलोसॉफी को दर्शाते हुए, बल्कि उनके जो काम है उसमें हम उनके आइडियाज़ को या उनके जो दर्शन है, उनके जो लाइफ के फिलोसॉफी है, उसको उसका रिफ्लेक्शन देख पाते हैं उसके जो पैम्फलेट है या स्पीचेस है उसमें। ठीक है, ये जो फोटो है आप देख सकते हैं, इसमें पेरियर जिन्ना के साथ और अम्बेडकर के साथ बैठे हुए हैं। ये फ़ोटो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि वो जिन्ना के जो टू नेशन थ्योरी है उनको भी सपोर्ट कर रहा है, और अम्बेडकर से जो सोशल जस्टिस का जो ओपिनियन है उसमें वो उनका सहमत थे। और कम्युनल इलेक्टोरेट का जो ओपिनियन था, जैसे जो अंग्रेज़ ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत बोला था कि सबके लिए एक कम्युनल इलेक्टोरेट होगा, डिप्रेस क्लास के लिए, सिख के लिए, क्रिश्चियन के लिए, मुस्लिम के लिए। तो अम्बेडकर ने भी इसको सपोर्ट किया था और पेरियर ने भी इसको सपोर्ट किया था, जिसको गांधी ने सपोर्ट नहीं किया। इसके वजह से हम लोग देखते हैं कि पेरियर और अम्बेडकर गांधी जी से अलग हो जा रहे हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी अलग हो जा रहे हैं। तो ये फ़ोटो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम 3 ऐसे थिंकर को देख पाते हैं जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबका अलग अलग ओपिनियन है। तो पेरियर कैसे दूसरे थिंकर से अलग है, चलिए अब वो जानते हैं। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट है वो है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट को आप आइडेंटिटी मूवमेंट भी कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में उन्होंने 3 तरह का लक्ष्य उन्होंने दिखाया था। ये जो मैप है आप देख पाते हैं, ये इंडिया का मैप है उस समय का, और यहाँ पे हम इंडिया का जो लैंग्वेज डिवीज़न है वो देख सकते हैं। ये जो नॉर्थ इंडिया है, ये जो एरिया है, ये नॉर्थ इंडिया पूरा हिंदी डोमिनेटेड एरिया है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी स्पीकिंग लोग आपको मिलेगा। हो सकता है कि हिंदी थोड़ा अलग है, जैसे आप राजस्थान के हिंदी देखेंगे तो थोड़ा अलग है,
हरियाणा का थोड़ा अलग है, अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार में जाएंगे थोड़ा अलग है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में भी अगर आप लखनऊ में जाएंगे तो उसका हिंदी अलग है और इलाहाबाद का हिंदी अलग है, लेकिन फिर भी जो मदर टंग है वो है हिंदी। लेकिन ये जो द्रविडियन एरिया है, ये जो एरिया आपका है द्रविडियन एरिया है, यहाँ पे हम लोग हिंदी भाषी लोग नहीं देख पाते। यहाँ के जो मदर टंग है वो है कन्नड़ा, जो पेरियार के मदर टंग थे, मलयालम, तमिल और तेलुगु। इसीलिए जब भी आप कोई भी एरिया में जाएंगे, ये सब एरिया में, तो आपको दिखाई देगा कि वो लोग ऐसे लैंग्वेज में, उन लोगों को चार चार लैंग्वेज सबको लगभग आता है, और वो लोग ऐसे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हिंदी में क्या है कि हिंदी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, उड़िया ले लीजिए, या कोई भी यहाँ के जो नॉर्थ इंडियन के जो लैंग्वेज है वो ले लीजिए, तो उसके जो जन्म हुआ है या उसके मादर जो है वो आप बोल सकते हैं वो है संस्कृत। लेकिन द्रविडियन जो लैंग्वेज है वो है ओल्ड तमिल लैंग्वेज। तो जो तमिल एक्चुअल लैंग्वेज था, उस लैंग्वेज से ही हम लोग देखते हैं कि बाद में तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा ये सब लैंग्वेज शुरू हो रहा है। तो इसलिए जो स्क्रिप्ट है, मतलब जो वर्ण है उसके औखा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो पूरा अलग है। और जो एक्सेंट है या जो शब्द है वो पूरा अलग है, कोई उसका मेल ही नहीं। जैसे मैं बहुत बार साउथ इंडिया गई हूँ, अगर आप वहाँ पे दुकान में देखेंगे, मैं कोई भी जगह जब ट्रैवल करती हूँ तो दुकान के जो साइन बोर्ड होते हैं उसमें जो एड्रेस लिखा रहता है वो देखने की कोशिश करता हूँ। तो साइन बोर्ड में मैं जब भी वहाँ पे देखा तो मुझे पता चला कि मुझे एक भी अक्षर नहीं समझ में आ रहा है, इतना ही अलग है वो लैंग्वेज। आप अगर मानिए हिंदी जानते हैं और अगर आप कोई भी एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे नॉर्थ इंडियन एरिया में जहाँ पे संस्कृत से शुरुआत हुए कोई लैंग्वेज है, तो आपको थोड़े बहुत तो समझ में आएंगे। अगर आप धीरे से अच्छे से सुनेंगे तो थोड़े बहुत समझ में आएंगे। लेकिन यहाँ का जो लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है। तो इसलिए क्या होता है कि ये लैंग्वेज जानने वाले लोग बहुत अलग खुद को महसूस करते हैं। तो ये जो द्रविडियन लैंग्वेज है, कोई भी आइडेंटिटी जो है वो लैंग्वेज से बहुत अच्छे से जिसको बोलते हैं सॉलिडारिटी उसमें आते हैं। क्योंकि मानिए आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है खुद को दूसरों से अलग करना, राइट? तो हम खुद को कैसे अलग कर पाते हैं? मानिए आप जिस घर पे जन्म लिए हैं उस घर का जो आइडेंटिटी है, मानिए वो हिंदू है या कोई दूसरे धर्म का है, वो हिंदी बोलते हैं या कोई दूसरा भाषा बोलते हैं, या वो कौन सा ऑक्यूपेशन में है, कौन सा रीजियन में है, कौन सा वो लैंग्वेज में बात करते हैं, ये सब जो है आपका आइडेंटिटी क्रिएट करता है। जिससे आप धीरे धीरे क्या होते हैं कि खुद का जो वजूद है वो समझ पाते हैं, राइट? और ये जो खुद का वजूद है, जब कोई थ्रेट आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूनिफाइड हो जाते हैं। मानिए फॉर एग्जांपल पेरियर ने ये जो पूरा द्रविडियन कम्युनिटी है उनको एक साथ कब किया था? जब लैंग्वेज के ऊपर थ्रेट आया था, या फिर द्रविडियन कल्चर को लेके थ्रेट आया था, जब हिंदी हिंदुस्तान ये वाला नारा लग गया था और हिंदी को इम्पोज करने की कोशिश किया जा रहा था साउथ इंडिया में। तो द्रविडियन एरिया को इकट्ठा पेरियर ने किया था इसी थ्रेट को यूज़ करके। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, इसमें आइडेंटिटी और ख़ास तौर पे लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका ले रहा है। और धीरे धीरे पॉलिटिकल रीज़न में उनको यूज़ किए जा रहे हैं। तो सेल्फ रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू पेरियर क्या है? पेरियर बोलते हैं कि वी आर फिट टू थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली व्हेन द नोशन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर कास्ट इज बैनिश्ड फ्रॉम आवर लैंड। ठीक है, मतलब अगर हमारे लैंड में, हमारे ज़मीन में या हमारे मातृभूमि में कोई सुपीरियर कास्ट या फिर इन्फीरियर कास्ट नहीं रहेगा,
तब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो समझ पाएंगे। अब जैसे मानिए जब पेरियर काशी में गया था और वो डस्टबिन से खाना उठा के खा रहे थे या ज़मीन में पड़ा हुआ खाना उठा के खा रहे थे, तो क्या उनके सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल रह रहा था? नहीं रह रहा था। या फिर मानिए जब मानिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस पे आप कोई टेबल चेयर पे बैठ के आराम से काम कर सकते हैं, तो वो काम बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन जो लोग मानिए रास्ते में काम कर रहा है, वो हमारे जंगल साफ कर रहे हैं या गंदगी साफ कर रहे हैं, तो उस काम को खराब माना जाता है। लेकिन अगर आप सिविलाइजेशन की तरफ से सोचेंगे तो सभ्यता के लिए दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आप टेबल चेयर में बैठ के पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। और आप ज़मीन में जाके खेती कर रहे हैं या गंदगी साफ कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कोई जूता बना रहा है, कोई आपका बैग बना रहा है, कोई आपका कपड़ा बना रहा है, सभी काम इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब मानिए जो लोग टेबल चेयर में बैठ के काम कर रहे हैं उनके सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होता है, तो वो लोग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट दिखा सकते हैं। लेकिन जब जो लोग दूसरे काम करते हैं जो उतना मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि कोई खेती कर रहा है, कोई गंदगी साफ कर रहा है या कोई जंगल साफ कर रहा है या कोई जूता बना रहा है, उनके काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। तो उसमें क्या होता है कि उसके जो सेल्फ रिस्पेक्ट है अकॉर्डिंग टू पेरियर, वो उसे उसका ठेस पहुंचता है। तो पहले पेरियर के हिसाब से आपको वो जो सुपीरियर इन्फीरियर कास्ट की धारणा है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात सोच सकते हैं। जैसे मानिए मैं आप लोगों को जब वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में बता रही थी, लिबरलिज्म के बारे में बताया, इंडिविजुअलिज्म के बारे में बताया, तो मानिए इंडिविजुअलिज्म में क्या कहा जाता है? यही तो कहा जाता है कि आपका जो वजूद है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और आप वही करेंगे जो आपको करना चाहिए, ठीक है? उसमें राष्ट्र या समाज आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन मानिए अगर आप इंडिया में है और उस समय जब पेरियर की बात हम कर रहे हैं, तो उस समय मंदिरों में लोअर कास्ट को घुसने नहीं दिया जा रहा था। तो मानिए आप भगवान को जब जाएंगे मिलने और आपको दरवाजे पे ही रोक दिया जाए, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। या फिर मानिए आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट बेंच में अपर कास्ट के लोगों को बिठाया जा रहा है और लोअर बेंच में आपको पीछे के बेंच में आपको लोअर कास्ट के लोगों को बिठाया जा रहा है। आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है कि टीचर क्या कह रहा है, तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा? नहीं रहेगा। या फिर आपका याद है कि एक अमिताभ बच्चन का फिल्म में एक बहुत फेमस सीन था कि एक जूता पॉलिश करने के लिए एक बड़ा आदमी आया है और उसने ऐसे पैसा ऐसे फेंक दिया उसको, ऐसे मतलब हाथ में नहीं पकड़ाया। तो उस लड़के ने कहा, बच्चे ने जो जूता पॉलिश कर रहा था, कि मैं फेंके हुए पैसा नहीं उठाता। तो लेकिन आप अगर देखेंगे बहुत जगह पे ऐसे ही लोग पैसा फेंक देते हैं, लोग हाथ में नहीं पकड़ाते, ये सोच के कि अगर हम हाथ में दे देंगे तो हाथ गंदा है, मेरा हाथ भी गंदा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो इन्फीरियर सुपीरियर कास्ट है अकॉर्डिंग टू पेरियर, वो हमको बहुत सारे जगह पे अपना जो वजूद है उसको रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है, सेल्फ को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाता है। हम जब छोटे उम्र से ही ऐसे एक माहौल में बड़े होते हैं जहाँ पे हमारे मम्मी पापा को लोग नफ़रत कर रहे हैं या नीचा दिखा रहे हैं, हमेशा वो जाके ज़मीन में बैठ रहे हैं, बाकी सब ऊपर बैठ रहे हैं, या फिर हमको हमेशा हर जगह पे रोका जा रहा है, चाहे वो उन्नति हो या कोई भी मंदिर में प्रवेश हो या कुछ भी, तो फिर वो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो पेरियर ने क्या किया था? पेरियर ने ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया था ताकि ये जो सोशल इनजस्टिस है ये ख़त्म हो सके, ठीक है? और ये सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट का हम देख सकते हैं 3 हिस्सा है। एक है उसमें आइडेंटिटी, ठीक है?
तो आइडेंटिटी में क्या है कि उन्होंने द्रविडियन रेस को आगे किया था। ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, यहाँ पे जो ग्रुप रहते हैं ये द्रविडियन ग्रुप के हैं, और ये जो एरिया है यहाँ पे जो रहते हैं उनको आर्यन कहते हैं, ठीक है। जैसे राम रावण का जब युद्ध हुआ था तो राम आर्यन ग्रुप के थे और रावण द्रविडियन थे। तो ये जो द्रविडियन रेस है, ये इनके जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इसके वजह से या बहुत सारे वजह से उन लोगों को हमेशा देखा गया है कि आर्यन ग्रुप या ब्रिटिश जो है वो नीचा दिखाते हैं या डाउन करके ही रखते हैं। ज़्यादातर लेबरर काम में ही उनको यूज़ किया जा रहा था। तो ये जो द्रविडियन जो रेस है उनका जो इन्फ्योरिटी है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है या इन्फ्योरिटी सेंस है या डिग्रेडेड सेल्फ रेस्पेक्ट है, इसको जगाने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। सेकंड था इम्पोर्टेंट जो कारण, वो है सोशल जस्टिस, ठीक है। अब सोशल जस्टिस में कौन लोग हैं? जो लो कास्ट हिंदूज ऑफ तमिल रीजन, इनको अपना आंदोलन में हिस्सा दिए थे पेरियर ने। ये जो पूरा रीजन है, ये द्रविडियन रीजन है, ये तमिलनाडु का रीजन ही बताया जा रहा है। आप अगर देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट है, तमिलनाडु सिर्फ इतना ही है, लेकिन वो पूरा जो तमिल रीजन है वहाँ पे तमिल भाषी लोग रहते हैं, उसको शामिल किए थे पेरियर ने। और लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बेस आप कह सकते हैं या दंड कह सकते हैं या एक काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं, वो था लैंग्वेज, ठीक है। ये मूवमेंट में पेरियर ने द्रविडियन लैंग्वेज के लिए मूवमेंट किया था, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा आता है, ठीक है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं कि आइडेंटिटी, सोशल जस्टिस एंड लैंग्वेज, ये तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अब ये ओपिनियन को समझते हैं। नो गॉड नो रिलीजियन तो हमने बता दिया कि क्यों वो बोलते थे। अब पढ़ते हैं नो गांधी, नो कांग्रेस एंड नो ब्राह्मण, वो कैसे हुए। पहले जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया पेरियर ने, तो वो कांग्रेस के साथ ही मूवमेंट करते थे। जो वायकम सत्याग्रह उन्होंने किया वो कांग्रेस के साथ ही किया, लेकिन उसके बाद वो कांग्रेस से अलग हो गए। क्यों हो गए? कांग्रेस के साथ अलग होने का तीन हिस्सा है। पहला जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है कि एक गुरुकुलम था उनके रीजन में, जो जहाँ पे छात्रों को मतलब वो रेसिडेंशियल स्कूल था, छात्रों का रहने का और पढ़ने का बंदोबस्त था। इसको एक बहुत ही फेमस कांग्रेस लीडर है वो फंड करते थे, ठीक है। लेकिन पेरियर को पता चला कि गुरुकुलम में ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रहने का और अलग अलग खाने का और अलग अलग शिक्षा पाने का जगह है। तो ये चीज़ पेरियर को बहुत ख़राब लगा। तो उस समय दूसरे जो कांग्रेस के लोग थे वो भी इनके खिलाफ ही थे, लेकिन ये गुरुकुलम जिसने इस्टेब्लिश किया था वो इन लोगों के बात नहीं सुनने वाले थे, और उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा था और ब्राह्मण थे तो ऑब्वियसली पावर भी ज़्यादा था। तो इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पेरियर और उनके जितने लोग कांग्रेस के गुरुकुलम में ये ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण को अलग रखने का सिस्टम को विरोध कर रहे थे, उनको नकार दिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पेरियर कांग्रेस के ऊपर गुस्सा हो गए और कांग्रेस को वो ऑर्गेनाइज करने की बात करते थे। वो कांग्रेस को नए तरीके से इस्टेब्लिश करने की बात करना शुरू किए। उसके बाद उनके साथ कांग्रेस का डिफरेंस शुरू हुआ कम्युनल इलेक्टोरेट को लेके। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या था? कम्युनल इलेक्टोरेट ब्रिटिश ने प्रपोज किया था ताकि मतलब
इंडियन जो लेजिस्लेचर है, जो वोट होगा, वो उसमें अलग अलग माइनॉरिटी को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे मानिए सिख का अलग इलेक्टोरेट रहेगा, क्रिश्चियन का अलग इलेक्टोरेट रहेगा, मुस्लिम का अलग इलेक्टोरेट रहेगा, हिंदू का अलग रहेगा, और डिप्रेस्ड कास्ट क्लास का अलग रहेगा। अब ये है क्या, जैसे मानिए फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे वोट होता है, ठीक है। तो वोट में क्या है, वन मैन वन वोट, ठीक है। तो मतलब एक व्यक्ति एक वोट दे रहा है। अब उसमें क्या होता है, मानिए जो मेजोरिटी क्लास है उसको तो हमेशा उसके लोग तो ज़्यादा होगा। मानिए अगर हिंदू हमारे यहाँ पे 80% है और 20% अगर कोई माइनॉरिटी है, तो हर वक्त क्या होगा कि 80% लोग वोट देंगे हिंदू को। तो जो माइनॉरिटी लोग हैं वो कभी जीत के आ ही नहीं सकता, और अगर वो जीत के आ नहीं सकता तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नहीं जाएगा, वो विधानसभा या लोकसभा कहीं पे भी नहीं जाएगा। अगर वो नहीं गया तो फिर क्या होगा कि हमेशा जब कानून बनेगा या कोई भी वेलफेयर स्कीम बनेगा या कोई भी माइनॉरिटी प्रॉब्लम या कुछ भी लेके बात होगा, तो वहाँ पे मेजोरिटी का रिप्रेजेंटेशन होगा, माइनॉरिटी का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं होगा। तो इसीलिए अंग्रेज़ ने क्या किया था, वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा था कि मानिए डिप्रेस क्लास का एक पूरा मिलके सब मिलके एक वोट देगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डिप्रेस क्लास के ओपिनियन भी कानून बनाने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए क्या हुआ था कि अंबेडकर भी देख लीजिए और पेरियर भी देख लीजिए, वो कम्युनल इलेक्टोरेट को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन गांधी इनके खिलाफ थे। गांधी का क्या ओपिनियन था, गांधी का ओपिनियन था कि अगर हम कम्युनल इलेक्टोरेट कर दिए तो इंडिया एक मल्टीकल्चरल या आप बोल सकते हैं प्लूरल कंट्री है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप हैं, या हम बोल सकते हैं कि इसमें अगर हम डिवाइड करने चले तो आप रिलीजियन के हिसाब से, रीजन के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, एथनिसिटी के हिसाब से बहुत सारे डिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे किए तो क्या होगा कि आज आपने कम्युनल इलेक्टोरेट मानिए 4 किया, 5 किया, कल जाके और भी लोग बोलेंगे हमें भी ये कम्युनल इलेक्टोरेट चाहिए। तो ऐसे क्या होगा कि इंडिया छोटे छोटे हिस्सों में बांटता जाएगा। और एक पॉलिटिकल ग्रुप, ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ये एक पॉलिटिकल ग्रुप, यूनिफाइड ग्रुप को जन्म देगा। जो डिप्रेस क्लास का एक कम्युनल इलेक्टोरेट होगा तो डिप्रेस क्लास का एक पॉलिटिकल ग्रुप हो जाएगा, ऐसे अलग अलग। तो इंडिया का जो यूनिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। इंडिया का जो एक इंडियन नेशनलिज्म है, इंडिया एज अ नेशन जो प्रोजेक्ट किया जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू, वो ख़त्म हो जाएगा। तो गांधी जी ये बोल रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, बल्कि जो कास्ट के नाम से या रिलीजियन के नाम से या लैंग्वेज के नाम से जो भेदाभेद हो रहा है उसको ख़त्म करो। अगर कम्युनल इलेक्टोरेट करने लगेगा, अगर तुम ये विभेद को टिका के रखना चाहते हो तो फिर वो कम्युनल इलेक्टोरेट करो। तो उससे क्या होगा कि जो भेद है, जो डिवीज़न है या डिवाइड है, वो हमेशा के लिए बरकरार हो जाएगा। और हमेशा क्या होगा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं या जो माइनॉरिटी रिलीजियन के लोग हैं या जो माइनॉरिटी लैंग्वेज के लोग हैं, वो हमेशा अलग ही रह जाएगा। तो इसलिए गांधी जी इसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, और गांधी जी का बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस था कांग्रेस पे। नेहरू भी नहीं माने और किसी ने नहीं माना, फिर कम्युनल इलेक्टोरेट हुआ नहीं। जो हमारा वोट बाद में जाके हुआ तो उसमें 1 पर्सन 1 वोट ऐसा ही होता गया, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि पेरियर कांग्रेस के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो गया। उसके बाद वो गांधी के ऊपर भी और भी गुस्सा हुआ। एक तो कम्युनल इलेक्टोरेट को लेके हुआ, उसके साथ साथ एक दूसरा इशू को लेके भी वो गांधी से नाराज़ हो गए। कौन सा इशू था, वो था वर्णाश्रम को लेके, ठीक है। तो वर्णाश्रम क्या है, वर्णाश्रम में हम देखते हैं 2 शब्द, वर्ण प्लस आश्रम। वर्ण क्या है, वर्ण है 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो 4 वर्ण है ये एक हायरार्की है, ठीक है। तो सबसे ऊपर में सोसाइटी में ब्राह्मण रहता है, उसके बाद रहता है क्षत्रिय, और उसके बाद रहता है वैश्य, और सबसे लास्ट में रहता है शूद्र। अब क्या है कि जो वैदिक एरा है यहाँ पे ये वर्णाश्रम चालू हुआ। वर्ण जो है
वो वैदिक एरा के दो हिस्सा है, एक पूर्ववर्ती वैदिक एरा है और परवर्ती वैदिक एरा है। जो पूर्ववर्ती वैदिक एरा था वो क्या था कि उसमें लोग जो काम चुनते हैं, जैसे मानिए आप जन्म लिए, आपको जन्म लेने के बाद आपको लगा कि आपको पढ़ाई लिखाई करना है, ठीक है, थोड़ा बड़े हुए तो आपने डिसाइड किया, जैसे हम लोग करियर चुनते हैं, तो आपने अपना करियर चुना पढ़ाई लिखाई, तो फिर क्या होगा, आप ब्राह्मण हो जाएंगे। आपने चुना कि आपको देश की रक्षा करना, मानिए आप आर्मी में भर्ती होंगे या पॉलिटिकल लीडर बनेंगे, ठीक है, तो आप क्षत्रिय हो गए। या फिर आपने डिसाइड किया आप बिजनेस करेंगे, क्योंकि बिजनेस में बहुत पैसा है, तो आप वैश्य हो गए। और शूद्र, ठीक है, अब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, ये चुनना आपके हाथ में था। तो बाद में जाके क्या हुआ, बाद में यह बाय बर्थ होने लगा, तो आपके हाथ में नहीं ला रहा। दैट मीन्स आप अगर कोई वैश्य फैमिली में जन्म ले रहे हैं और आपको लगता है कि आपको बिजनेस नहीं बल्कि आपको पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन आपको वो सुविधा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि संस्कृत या कोई भी पढ़ाई लिखाई का काम वो ब्राह्मण ही सिर्फ कर सकते हैं। तो वर्णाश्रम में क्या हुआ, एक तो ये रिजिडिटी आ गया ऑक्यूपेशन को लेके, दूसरा है कि शूद्र का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। एक्चुअल कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है ये आर्यन थे, और शूद्र मतलब नॉन आर्यन थे, जिसमें द्रविड़ियन भी आते हैं, ठीक है। तो ये जो तीन ग्रुप है, इसका जो काम करेगा फिजिकल लेबर जो है वो करेगा शूद्र। ये वर्ण 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 जो सिस्टम है इसमें बताया गया कि ये शूद्र का काम होगा, ठीक है। दैट मीन्स ये कोई भी शूद्र अगर बहुत अच्छा भी पढ़े लिखे हैं या बहुत ज्ञानी है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है, फिर भी वो चाहे तो वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता, उसको हमेशा शूद्र ही बना के रखा जाएगा। और कभी कभी तो अनटचेबल, मतलब उसको कोई टच भी नहीं करेगा, उसको कोई भी अगर टच करे तो माना जाता है कि पाप हो जा रहा है। जैसे कोई गंदा चीज़ हम छू लेते हैं तो हाथ धोना पड़ता है, तो अनटचेबल्स को उस समय समाज में ऐसे माना जाता था। उनके जो कटोरा होता था, उनके जो बर्तन होते थे, वो सब अलग रखा जाता था। तो इतना ज़्यादा जो वर्ण सिस्टम है वो रहता था। और आश्रम क्या है, आश्रम में हम लोग देखते हैं कि 4 आश्रम का बात करते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। मतलब आप जब जन्म लिए हैं तो आप कुछ दिन ब्रह्मचर्य रहेंगे, उसमें आप शादी नहीं करेंगे और आप पढ़ाई लिखाई करेंगे, या फिर आप अस्त्र चलाना सीखेंगे और आप एक साधु जैसा एक लाइफ लीड करेंगे। उसके बाद है गृहस्थ, जिसमें आप शादी करेंगे, आपका बच्चा होगा और आप अपना फैमिली का देखभाल करेंगे। उसके बाद है वानप्रस्थ, जिसमें आप जंगल में चले जाएंगे और आप भगवान के चिंता में आपका समय बिताएंगे। और उसके लास्ट में है संन्यास। दैट मीन्स आप पूरा ही लोगों से अलग हिमालय या ऐसे कोई डिजर्टेड प्लेस में चले जाएंगे और आपका जीवन बिताएंगे। अब ये आश्रम जो है, ये जब पेरियर के समय था, उस समय वानप्रस्थ, गृहस्थ, या ब्रह्मचर्य इतना रिगोरसली तो फॉलो नहीं होता था। लेकिन पेरियर का ओपिनियन था कि ये जो आश्रम का जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि आपको भगवान के लिए प्रे करने का भी समय मिल रहा है, तो आपको जो जो भी आपने पाप किया है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप ब्रह्मचर्य समय में आप सीख रहे हैं कुछ, और बाद में जाके आप गारस्थ में फैमिली को देखभाल करके आप एक हैप्पीली मैरिड लाइफ लीड कर रहे हैं। लेकिन शूद्र के लिए और महिलाओं के लिए ना तो ये वर्ण था और ना तो ये आश्रम था। वर्णाश्रम का कोई भी ओपिनियन नहीं था। उसमें क्या था, अवसर नहीं था। उसमें क्या था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन था। तो शूद्र वीमेन के लिए पूरा जिंदगी भर फिजिकल लेबर करना पड़ेगा। तुम चाहे तो पढ़ाई लिखाई कर नहीं सकते, तुम चाहे तो भगवान का नाम लेके हमेशा नहीं रह सकते, और आपको कोई सोशल इम्पोर्टेंस भी नहीं मिलेगा। जैसे मानिए फॉर एग्जांपल कोई अगर क्षत्रिय है, तो अगर वो कोई अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, इसको सोशल इम्पोर्टेंस मिल रहा है।
कोई ब्राह्मण है, वो अगर अच्छा कोई किताब लिख रहा है तो उसको सोशल इम्पोर्टेंस मिल रहा है। कोई वैश्य है, वो अगर अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उसे सोशल इम्पोर्टेंस मिल रहा है। लेकिन शूद्र और वीमेन जो है, उसको ये सब करने का कोई अवसर ही नहीं दे दिया जा रहा है। तो वो हमेशा क्या कर रहा है, घर में रह के या बाहर रह के वो हमेशा फिजिकल लेबर कर रहा है। कोई उसका कोई सोशल इम्पोर्टेंस नहीं है। मानिए अगर आपके कोई गंदगी साफ ना करे या खेती ना करे, आप खाएंगे क्या, आप साफ सुथरा कैसे रहेंगे। जब कोविड के टाइम आपको याद होगा, घर में सबको रहना पड़ा था और घर में कोई काम करने नहीं आ रहा था, बाहर कोई काम करने नहीं आ रहा था, तो आपके घर में और घर के बाहर कितना गंदगी फैल गया था, आपको याद है। तो ये सब समय में पता चलता है कि उनके कितना इम्पोर्टेंस है। तो उनका जो सोशल इम्पोर्टेंस है वो उस समय माना ही नहीं जाता था। और ये बताया जाता था कि तुम जो काम कर रहे हो वो सबसे निकृष्ट काम है, सबसे छोटा काम है। तो इसीलिए पेरियार ने ये कहा कि ये जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इसका जड़ है वर्णाश्रम, तो इसको ख़त्म करो। लेकिन गांधी ने ऐसा नहीं कहा। गांधी ने कहा वर्णाश्रम जो है वो है हिंदुज़्म की बेड रॉक, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट एक बेस। ठीक है, तो वर्णाश्रम को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। हम इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट डाइनिंग को चालू कर सकते हैं। मतलब एक कास्ट दूसरे कास्ट को शादी कर रहा है, जैसे ब्राह्मण जाके क्षत्रिय को शादी कर रहा है, या फिर हम एक साथ बैठ के सब लोग खाना खा रहे, ये सब हम चालू करेंगे। हम जो कास्ट के जो भेदाभेद है वो नहीं ख़त्म करेंगे, सॉरी वो ख़त्म करेंगे, लेकिन कास्ट को नहीं ख़त्म करेंगे, मतलब वर्ण को और आश्रम को नहीं ख़त्म करेंगे, ताकि वो हिंदुज़्म का वो पिलर है, वो अगर ख़त्म हो गया तो फिर वो पिलर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम एक साथ मतलब इंटर कास्ट जो भेदाभेद है, जो डिवाइड है, वो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन इससे पेरियार बिल्कुल खुश नहीं हुए और गांधी जी को वो बहुत समझाने की कोशिश किए कि आपका जो ओपिनियन है वो सही नहीं है, वर्णाश्रम बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन गांधी जी नहीं माने। तो अल्टीमेटली पेरियार ने क्या किया, वो कांग्रेस छोड़ दिया। 38 में वो जस्टिस पार्टी ज्वाइन किए। जस्टिस पार्टी इसके बहुत पहले सृष्टि हुआ था, वो शुरू हुआ था 1916 में। कम्युनिस्ट वगैरह सब उनमें थे। लेकिन वो 38 में जस्टिस पार्टी ज्वाइन करने के बाद जस्टिस पार्टी बहुत ही आगे बढ़ गया और बहुत ही एक मतलब इम्पोर्टेंट पार्टी धीरे धीरे बन गया साउथ इंडिया में। 44 तक वो जस्टिस पार्टी के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जस्टिस पार्टी का नाम चेंज कर दिया। बोला कि जस्टिस पार्टी जैसे कोई इंग्लिश नाम है न्याय, ये नाम नहीं देंगे। वो द्रविडियन जो आइडेंटिटी है उसको प्रोजेक्ट करने की शुरुआत किए। तो 1944 में उनका पार्टी का नाम जस्टिस पार्टी से हो गया द्रविदर कजागम, जिसका मतलब है तमिल में द्रविडियन एसोसिएशन। ठीक है, जिससे बाद में जाके डीएम के मतलब द्रविदर मुनेत्र कजागम बन रहा है। और डीएम के आज के डेट में इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंस हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सो वो द्रविदर कजागम के फिर नेता बन गए। तो ऐसे ही उनका जो ओपिनियन था कि नो कांग्रेस नो गांधी, वो हम लोग देख पाते हैं इस स्लाइड में। उसके बाद हम पढ़ेंगे पेरियर के लाइफ के 3 इम्पोर्टेंट मूवमेंट के बारे में। पहला जो मूवमेंट है वो है वाइकम सत्याग्रह, जो 1924 में हुआ था। ठीक है, आप ये शिव मंदिर देख पा रहे हैं, ये एक्चुअली वाइकम नाम के एक जगह का एक शिव मंदिर है। वाइकम कहाँ पे है, ये जो है एरिया, ये एरिया है त्रावणकोर। ठीक है, तो त्रावणकोर एक राज्य था साउथ इंडिया में। उस समय आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में 2 तरह के लीगल एंटिटी होता था। एक होता था प्रोविंस, जो डायरेक्टली ब्रिटिश शासन के अंडर में है, और दूसरा है प्रिंसिपलिटीज, जो प्रिंसली स्टेट है, मतलब कोई प्रिंस के अंडर में है। ठीक है, तो माद्रास प्रेसिडेंसी आप देख पा रहे हैं, ये माद्रास प्रेसिडेंसी जो है ये ब्रिटिश प्रोविंस था। ठीक है, और ये जो एरिया था त्रावणकोर, ये एक प्रिंसिपलिटी था, मतलब ब्रिटिश
प्रोविंस के बाहर ब्रिटिश का इनडायरेक्ट वहाँ पे रूल था, एक रीजेंट हुआ करता था, वो था। अब गांधी जी ने ये सोचा कि सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो साउथ इंडिया में उसको लेके जाना पड़ेगा। और केरल में उस समय तक कोई सत्याग्रह नहीं हुआ था, या कांग्रेस का उतना इम्पोर्टेंस वहाँ पे नहीं था। तो गांधी ने क्या किया, गांधी ने बोला कि वायाकम में जो शिव मंदिर है उसको लेके सत्याग्रह किया जाए। अब वायाकम में ये शिव मंदिर क्यों इम्पोर्टेंट है? वायाकम इधर कोटा में स्थित है। तो वायाकम का क्या इम्पोर्टेंस था? एक्चुअली उस एरिया में 4-5 शिव मंदिर थे, लेकिन वायाकम और 2 शिव मंदिर था। ये कहा जाता था कि ये तीनों शिव मंदिर में अगर आप पूजा कर लिए तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, या बहुत ही अच्छा। जैसे हमारे यहाँ भी 12 शिवलिंग है ना, मनकामेश्वर है, काशी में शिवलिंग है, ऐसे ही वहाँ पे भी ये 3 शिवलिंग बहुत इम्पोर्टेंट था। लेकिन ये शिव मंदिर में घुसना लोअर कास्ट के लिए अलाउड नहीं था। और सिर्फ शिव मंदिर में ही नहीं, इस शिव मंदिर के चारों ओर, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ और ईस्ट, चारों ओर, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, दक्षिण, चारों ओर 4 रास्ता था जो सराउंडेड रास्ता था। वो चारों रास्ता भी ब्लॉक्ड था लो कास्ट के लिए। ये कहा जाता था कि वो रास्ते में अगर तुम आ गए, लो कास्ट के कोई लोग आ गए, तो फिर वो रास्ता अपवित्र हो जाएगा। फिर वो रास्ते से जो लोग जा रहे नंगे पैर वो शिव मंदिर में, तो फिर उन लोग भी अपवित्र हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वो चारों रास्ता बंद कर दिया गया लो कास्ट के लिए। तो कांग्रेस के जो लोग वहाँ पे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो गांधी जी को कहा कि हम ये वाले जो रास्ता है इसको खोलने के लिए मूवमेंट करेंगे, कि ये एक तो रास्ता ये खोल दिया जाए और दूसरा हमें मंदिर में एंट्री मिल जाए। तो गांधी जी ने हाँ कर दिया, और बहुत सारे कांग्रेस लीडर जो है वो इस मूवमेंट में आके ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, धरना वगैरह शुरू किया। और त्रावणकोर प्रिंसिपलिटी के जो राजा थे, जो रीजेंट थे, वो उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन वो मूवमेंट जो है उतना अच्छे से हो नहीं रहा था। फिर 1924 में क्या हुआ, 1924 में, तब उस समय पेरियर मद्रास प्रेसिडेंसी का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का ब्रांच है उसमें प्रेसिडेंट हुआ करता था। तो पेरियर ने क्या किया, अपने जो वाइफ है, फर्स्ट वाइफ, उनको लेके वो वायाकम आ गए। ठीक है, और जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके साथ मिलके आंदोलन शुरू किए। तो पेरियर आने के बाद वो मूवमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। जहाँ पे 50-60 लोग सिर्फ धरने में थे, पेरियर आने के बाद 5,000 लोग वहाँ पे आके धरना शुरू कर दिए, और वो मूवमेंट बहुत मतलब अच्छा होने लगा। और उनके वाइफ, पेरियर के वाइफ भी आए थे, जो महिलाएं थे। तो पेरियर के वाइफ को देख के वहाँ का जो लोकल महिलाएं हैं वो भी मूवमेंट में शामिल हो गए। तो पेरियर ने वहाँ पे बहुत सारे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए हिंदू भगवान को लेके और ब्राह्मण को लेके, ताकि लोग भी बहुत उत्तेजित हो गए। और पुलिस आके उसको, पेरियर को भी जेल में डाल दिया, उसके वाइफ को भी डाल दिया। फिर उसको रिलीज़ किया गया। और इन द मीनवाइल गांधी ने क्या किया, गांधी त्रावणकोर जो राजा थे उनके साथ बातचीत शुरू किया। तो बातचीत के बाद ये नतीजा आया कि ठीक है, हम 3 रास्ता जो है वो खोल देंगे। ईस्ट का छोड़ के वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, ये तीनों तरफ जो रास्ता है वो खोल देंगे लो कास्ट लोगों के लिए, और मंदिर भी खोल देंगे, लेकिन ईस्ट का जो रास्ता है वो नहीं खोलेंगे। तो गांधी इस ओपिनियन के बाद वो चुप हो गए कि ठीक है, हमारा काम गांधी जी का मूवमेंट का यही प्रॉब्लम था कि वो हमेशा बहुत बड़ा एक लक्ष्य लेके आंदोलन शुरू करते थे, लेकिन जब उन्हें थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता था, दया करके कोई दे देता था, वो तब चुप हो जाते थे। लेकिन पेरियर इसमें चुप नहीं हुए। पेरियर ने बोला नहीं, हमको चारों रास्ते के लिए हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम चारों रास्ते को खोल के रहेंगे, और हमें मंदिर में घुसने का भी पूरा अनुमति चाहिए। तो उसके बाद ये मूवमेंट के लिए ही हम देखते हैं कि एक रूल्स आते हैं, उसके बाद
वो रास्ता सारा ओपन हो जाता है और एक बड़ा जीत हासिल होता है। लेकिन पता है प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ कि पेरियर के वजह से ये मूवमेंट में इतना अच्छा एक रिजल्ट दिखा, और इतना अच्छे से लोगों ने शामिल हुए, और केरल में सबसे पहला ये सत्याग्रह है वो हुआ। और लोगों को पता चला कि साउथ इंडिया का ये कन्याकुमारी का रीजन है जो एकदम सदर्न मोस्ट रीजन है, तो वहाँ के लोगों को पता चला कि सत्याग्रह क्या है, कैसे किया जाता है, वगैरह वगैरह, जो बाद में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ था। क्योंकि जब नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ गांधी जी का पूरा इंडिया भर में, तो यही सत्याग्रह का टेक्निक लेके लोग मूवमेंट में शामिल हो पाए। क्योंकि मानिए आप कोई भी जैसे मूवमेंट करते हैं, तो जैसे आपको तो समझना पड़ेगा ना कि आप लड़ कैसे रहे हैं, तो वो टेक्निक जो है वो इस मूवमेंट में लोगों को सिखाने में मदद किया। लेकिन जो न्यूज़पेपर थे, जो कांग्रेस के जो बहुत फेमस एक न्यूज़पेपर था यंग इंडिया, वहाँ पे पेरियार का नाम कहीं पे नहीं मेंशन किया गया, और कहीं पे भी कांग्रेस के जो मीटिंग वगैरह था वहाँ पे पेरियार को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया इस मूवमेंट को जिताने के लिए। लेकिन उसके बाद काफ़ी बातचीत हुआ और अल्टीमेटली देखा गया कि 1925 में पेरियार को वाइकम वीर का उपाधि मिल रहा है, कि वाइकम का वीर, जो वाइकम सत्याग्रह में जीत हासिल करवा रहा है। तो इसलिए आम लोग जो है वो पेरियार को वाइकम वीर बोल के उनका जो मर्यादा था वो उनको दिया। ठीक है। उसके बाद उसके एक साल बाद हम लोग देखते हैं कि 1925 से सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हो रहा है। इनफैक्ट पूरा इस एक साल बाद नहीं, वाइकम मूवमेंट के तुरंत बाद ही ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो मेन जो मकसद था सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ थोड़ा बहुत, इसमें और अच्छे तरीके से देखते हैं। क्योंकि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैंने देखा है क्वेश्चन आते हुए, और अगर आप आईएएस का तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको चाहिए, अगर आप बीए या एमए का पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तब भी आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, तो और अच्छी तरीके से देखते हैं। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था द्रविडियन ट्रेडिशन के बारे में उन लोगों को प्राउड फील कराना। जैसे मानिए हर सभ्यता का कुछ ट्रेडिशन होता है, ठीक है। जब आर्यन लोगों ने हमारे ऊपर कब्जा किया, तो आर्यन ने क्या किया, धीरे धीरे अपना जो ट्रेडिशन है वो लोगों के ऊपर थोप दिया, और द्रविडियन जो ट्रेडिशन है उसको धीरे धीरे बाहर कर दिया। ठीक है, जैसे एक बहुत बड़ा आर्यन ट्रेडिशन क्या है कि कोई भी पूजा होगा तो वो ब्राह्मण करेगा और संस्कृत में मंत्र होगा। ठीक है, लेकिन द्रविडियन पूजा में ऐसा ज़रूरी नहीं है। और बहुत सारे, जैसे मानिए अगर आप केरल का, अभी मेरा एक फ्रेंड का केरलियन एक बॉय के साथ शादी हुआ था, तो केरल के शादी में या काफ़ी सारे वहाँ के जो लोकल शादी का सिस्टम है वहाँ पे कोई ऐसे आपको प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप खुद अपने हस्बैंड या वाइफ को चुन सकते हैं। जो वैष्णव में भी होता है, वैष्णव जो शादी है उसमें बोला जाता है कि कंठी बदलाया जाए, मतलब गले में जो तुलसी का पेड़ का जो सीड है, बीज है, उसका माला जो लोग पहनते हैं, वैष्णव लोग पहनते हैं, वो एक का माला दूसरे को, जिसको हम माला बदल बोलते हैं, तो वो जब कंठी, जो वो कंठी माला बोलते हैं उसको, जब हम जैसे बीट्स आप देखेंगे कि जब लोग जप कर रहे हैं तो वो बीट्स को गिन रहे हैं, तो वो जब गले में पहनते हैं और एक अगर दूसरे को ऐसे गले में पहना दिया तो शादी माना जाता है, और स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ हम तुमको शादी किए, तो बस हो जाता है। तो ये जो शादी है, या फिर आप शादी छोड़ दीजिए, पूजा छोड़ दीजिए, बहुत सारे मतलब आनुषंगिक जो चीज़ें हैं वो आर्यन पूजा से ही आया हुआ है, आर्यन सिस्टम से ही आया है। तो द्रविडियन ट्रेडिशन को लोग ना भूले, जब बल्कि द्रविडियन ट्रेडिशन को लोग प्राउडली एक्सेप्ट करें और मनाएं, इसके लिए ही सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट शुरू हुआ था। इसमें पार्टिसिपेंट कौन थे?
इसमें पार्टिसिपेंट मेनली थे नॉन ब्राह्मण्स, ठीक है। अब नॉन ब्राह्मण में कौन कौन आ रहा है? अनटचेबल्स आ रहा है, वीमेन आ रहे हैं, यूथ आ रहे हैं तमिल रीजन के, और जो तमिल लोग ओवरसीज में रह रहे हैं वो भी आ रहे हैं। क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि श्रीलंका, बर्मा, मलेशिया और सिंगापुर में बहुत सारे तमिल लोग एज ए लेबरर या एडुकेटर, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्लार्क की तरह गए हुए थे। जो श्रीलंका में आपको पता होगा सिंहला तमिल का जो विरोध है, उसमें जो तमिल लोग थे वो ज़्यादातर ब्रिटिश लोगों ने ही उनको लेके गए थे, क्योंकि वो लोग इंग्लिश में अच्छे थे। तो लोकल लोगों के जगह उन लोगों को ले जाके वो अपना जो शासन है वो अच्छे से कायम करने की कोशिश करते थे। तो इन लोगों को भी पेरियार ने शामिल किया। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि 1929 से लेके 1932 तक 3 साल वो अपने वाइफ को लेके ये सारे कंट्रीज़ में घूमता है, और यहाँ से लोगों का सपोर्ट और यहाँ से लोगों का पैसा दोनों लेके आते हैं। क्योंकि कोई भी अगर आपको मूवमेंट चलाना है तो आपको एक तो आपको लोक बल चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, और दूसरा आपको उनके फंडिंग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नहीं तो आप आंदोलन कैसे करेंगे। क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका तो और कोई नौकरी नहीं है, वो तो सारा दिन आंदोलन ही कर रहे हैं, तो वो क्या खाएगा, उनके फैमिली कैसे सरवाइव करेगा। तो इसीलिए वो इन लोगों को भी शामिल किए थे और इन लोगों के भी सपोर्ट लिए थे, ठीक है। और कैसे ये मूवमेंट वो किए थे, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। जैसे पहली तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू जो माइथोलॉजी है, जैसे मानिए पुराण है या रामायण है, महाभारत है, या जो भी हिंदू के पुराने ग्रंथ हैं जो आर्यन एंट्री के बाद, इंडिया में एंट्री के बाद हुआ था, लिखा गया था, उसको उसमें जहाँ जहाँ पे ब्राह्मण को इम्पोर्टेंस दिया गया या सुपीरियर बताया गया और नॉन ब्राह्मण्स को छोटा बताया गया, वो सारे जगह इन लोगों ने रिजेक्ट किया। मतलब मानिए एक किताब में ये चैप्टर हमने बोल दिया रिजेक्टेड है, क्यों? क्योंकि वो चैप्टर में हमारा जो है इम्पोर्टेंस नहीं है। ऐसे करके उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के कुछ जगह को रिजेक्ट किया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के नए एक व्याख्यान दिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया, राम को आर्यन एक इंट्रूडर की तरह डिस्क्राइब किए। मतलब इंट्रूडर मतलब कि ज़बरदस्ती जो घुस रहा है, जिसको हम हिंदी में घुसपैठ कहते हैं। तो राम को वो घुसपैठ इलस्ट्रेट किया, और रावण को वो द्रविड़ के ग्रेट हीरो बताया। मतलब एक आदमी मानिए जो दूसरे की बीवी को चोरी करके, छल से चोरी करके ले आ रहा है ज़बरदस्ती, और आते हुए वो एक पक्षी को भी मार दे रहा है, उस आदमी को इन लोगों ने हीरो बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो द्रविड़ थे, द्रविड़ियन थे, ठीक है। और राम को उन्होंने बहुत खराब बातें बोला। क्यों? क्योंकि मानिए कोई लड़का है जो बहुत काबिल होने के बावजूद सिर्फ पितृ सत्ता या पितृ आदेश को पालन करते हुए जो वनवास में चला जा रहा है। मतलब एक सोचिए, आपको एक राज्य मिल रहा है। अगर मानिए आजकल तो बहुत सारे लड़के ऐसे मतलब पापा अगर बोले कि नहीं तुमको हम अपने जायदाद का हिस्सा नहीं देंगे, तो वो पापा के खिलाफ जाके कानूनी व्यवस्था भी ले सकते हैं। लेकिन राम को आप सोचिए, जो इतना महान था कि वो एक काबिल राजा बनने का सब सारे उसके पास गुण थे, उसके बावजूद वो वनवास में चला जाता है, और वनवास में जाके वो अपना बीवी खो देता है। और उसके बाद वो जाके, पहले तो वो रावण को नहीं मारने गया था ना, वो तो पहले रावण को ये कहा था कि तुम मेरे बीवी को लौटा दो, हम तुम्हारे कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि लंकावासी तो कुछ खराब नहीं किया है ना, हम उनको क्यों मारेंगे। तो लेकिन रावण ने नहीं माना था, वो गुरूर में आ गया था, इसलिए वो सीता को नहीं लौटाया, और इसीलिए राम को लास्ट में युद्ध करना पड़ा था। तो
लेकिन पेरियर ने क्या किया, वो रावण को महान नेता बताया और राम को वो घुसपैठ बताया, ठीक है। और ज़बरदस्ती वो लंका में घुसा था और उसने बहुत बार रावण को पूजा करने की कोशिश किया और राम का फोटो जलाने की कोशिश किया। हिंदू जो देवियाँ थे उनके बारे में गलत बोलता था, खराब चीज़ें बोलता था। जो हिंदू माइथोलॉजी में लिखा हुआ है उसके बारे में वो गलत बोलता था, उनका चरित्र हनन करता था और इसके वजह से वो उनको काफ़ी बार जेल भी हुआ, लेकिन वो सुधरे नहीं। उसके बाद भी वो ऐसी ही बातें बोलते गए और कुछ सिंबॉलिक जेस्चर भी उन्होंने किया। जैसे एक तो मैंने बताया कि हिंदू जो भगवान है उनको खराब बोलना, दूसरा है कि मनुस्मृति जिसको हिंदू लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है उसको वो जलाया और अपना कास्ट नेम को वो ड्रॉप किया। जैसे जो भी मतलब वो ये वाला जो एक्टिविटी है उनका बहुत फेमस हुआ था, क्योंकि कुछ नॉन ब्राह्मण के साथ कुछ ब्राह्मण भी अपना अपना टाइटल जो है, सरनेम जो है वो हटा दिए थे। जैसे मानिए मेरा नाम है नंदिनी वशिष्ठ, तो वशिष्ठ जो है मेरा कास्ट नेम है, ठीक है। तो मैं अगर ये कास्ट नेम ड्रॉप करता हूँ तो मेरा नाम क्या रह जाएगा, तो नंदिनी। तो ऐसे आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, जो अपना कास्ट नेम यूज़ नहीं करते हैं। तो ये वाला टेक्निक जो है या सिंबॉलिक जेस्चर जो है वो पेरियर ने स्टार्ट किया था। और जो वेडिंग है, जो जो नॉर्मल मतलब नॉर्मल जो हिंदू विवाह है उसमें ब्राह्मण एक पुरोहित की ज़रूरत पड़ता है जो मंत्र पढ़ के भगवान को साक्षी मान के वर और वधू का मिलन करता है। लेकिन उन्होंने सेल्फ प्रोक्लेम्ड सेल्फ रेस्पेक्ट वेडिंग स्टार्ट किया था, जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है ब्राह्मण प्रीस्ट की और अकेले अकेले ही शादी लोग कर सकता है। जो वैष्णव मैं बोल रही थी ना, वैसे शादी का टाइप। और वीमेन के लिए क्या किया, वीमेन के लिए वो इक्वल राइट्स की बात किया कि मेन और वीमेन, पुरुष और स्त्री को समान अधिकार मिलना चाहिए। और जो संपत्ति है उसमें भी महिलाओं का अधिकार पहले नहीं होता था, तो बोला उन्होंने ये कहा कि महिलाओं का भी संपत्ति में और ख़ास तौर पे जो जायदाद में, जो पितृ जायदाद है या हस्बैंड का जो जायदाद है उसमें समान अधिकार मिलेगा। और जब डाइवोर्स होगा या मतलब कोई लड़की अगर अपने हस्बैंड को छोड़ना चाहता है या कोई लड़के को शादी करना चाहता है, तो उसमें लड़का और लड़की दोनों का ही ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि लड़की चाहे तो नहीं छोड़ सकता, लड़का चाहे तो छोड़ सकता है। तो मैरिज में लड़की को भी इक्वल वेटेज दिया, लड़की का जो ओपिनियन है उसको भी इक्वल वेटेज दिया गया, ठीक है। तो ये सारा हम लोग देख सकते हैं कि सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट में हुआ था और दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो थर्ड इनका इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है वो है लैंग्वेज को लेके। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट था उसमें सोशल जस्टिस के साथ साथ लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा लिए थे। और ये जो द्रविडियन एरिया है वो इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो लैंग्वेज में हम देख सकते हैं कि एक्चुअली 1937 में क्या होता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी, ये जो एरिया है, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में स्कूल में हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी बता दिया जाता है, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज अगर कंपलसरी हो जाता है तो एक्चुअली हिंदी के साथ साथ क्या होगा, संस्कृत भी लोग सीखेगा, क्योंकि संस्कृत हिंदी जैसा ही है। फिर ब्राह्मण का एक हेजिमनी, मतलब जो कर्तृत्व है वो आ जाएगा, डोमिनेशन जो है वो आ जाएगा। तो इसीलिए फिर पेरियर ने ये कहा कि ऐसे करके जो मदर टंग है, जो द्रविडियन लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा, ये नेग्लेक्टेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मानिए कोई बच्चा है, अगर मानिए आप स्कूल में भर्ती होते हैं तो आपको अगर फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश,
फिर मानिए थर्ड लैंग्वेज है संस्कृत, फिर चौथा लैंग्वेज क्या आप सीखेंगे? नहीं सीखेंगे, क्योंकि इतना प्रेशर कौन लेता है? नहीं लेता है। तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो द्रविडियन बच्चे हैं वो खुद ही द्रविडियन लैंग्वेज भूल जाएंगे, जो मदर टंग है वो उसको नेग्लेक्ट करना शुरू कर देंगे। फिर द्रविडियन लैंग्वेज में ना तो कोई साहित्य होगा, ना तो कोई सिनेमा होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई इवन बात भी नहीं कर सकता है। जैसे मानिए आप देखेंगे बहुत सारे जगह पे, जैसे बंगाल में अगर आप देखेंगे तो बंगाल में धीरे धीरे लोग बंगाली भूल जा रहे हैं। क्यों भूल जा रहे हैं? क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम में भर्ती होते हैं, तो इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, फिर बंगाली भूल जाते हैं। तो मदर टंग ऐसे ही अगर स्कूल में ना हुआ तो भूल जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए क्या हुआ कि लैंग्वेज को लेके पेरियर मूवमेंट शुरू करते हैं, जिसमें एंटी हिंदी मार्च एंड डेमोस्ट्रेशन रहता है, और बहुत दिनों तक ये मूवमेंट चलता है। और अल्टीमेटली उन्होंने इवन इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बोल दिया था कि ठीक है इंग्लिश को बनाओ, लेकिन हिंदी एक्सेप्ट नहीं किए थे। सो दीज आर द मूवमेंट्स ऑफ पेरियर। ये सारे मूवमेंट है वो पेरियर के लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही फार रीचिंग उसके कंसिक्वेंसेस हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ लोग उनके उनके एक्टिविटीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं। जैसे क्योंकि कुछ काम उनके ऐसे थे जो बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा सकता एज ह्यूमन बीइंग या एज स्कॉलर। कैसे? जैसे पहला आप देखिए कि वो इंडिया के पार्टीशन को सपोर्ट कर रहे हैं, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब इंडिया में दो नेशन है, हिंदू और मुस्लिम, और पार्टीशन को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स जो भी पार्टीशन की वजह से हमारा जो भी तकलीफ हुआ सब कुछ वो सपोर्ट कर रहा है। सिर्फ सपोर्ट करके ही वो ख़त्म नहीं हो रहा है, वो एक खुद के द्रविड़ीयनाद मान रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जैसे अलग हुआ ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि हमें हमें अलग एक द्रविड़ लोगों के लिए लैंड चाहिए। मतलब वो आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी का जन्म दे रहे हैं अपने मूवमेंट में, ठीक है। जो कभी भी कोई भी सेपरेटिस्ट मेंटेलिटी जो है वो सपोर्टिव नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद वो ब्राह्मण के खिलाफ एक इंटॉलरेंस, हेट्रेड और एट्रोसिटी के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। आप जैसे देखिए नॉन ब्राह्मण लोग के ऊपर बहुत टॉर्चर हुए हैं, बहुत उनको नफ़रत झेलना पड़ा है, और उनके बहुत सारे हम देखते हैं उनके मतलब जो आज के जो उनके मतलब प्रॉब्लम है, उनके बहुत सारे जड़ उस समय ब्राह्मण्स ने किए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर ब्राह्मण्स को टॉर्चर करना शुरू कर दो, है ना। मानिए हम अगर ह्यूमनिस्ट है तो अगर मतलब हम क्या चाहेंगे कि सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, मतलब जो नॉन ब्राह्मण्स के ऊपर टॉर्चर है उसको बंद करना चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ब्राह्मण्स को जाकर टॉर्चर करोगे। और ये हम उनके एक्टिविटीज़ में काफ़ी बार देखते हैं कि ब्राह्मण्स को वो मार मतलब मूवमेंट में वो नॉन वायलेंट से वायलेंट हुए जा रहे हैं, और बहुत समय वो ब्राह्मण्स को एकदम अटैक करने की बात कह रहा है, तो जो सपोर्टिव नहीं है। और जो चौथा जो इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट वो है कि वो हिंदू भगवान देव देवियों को वो नीचा दिखा रहे हैं। आप देखिए जैसे मानिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है कि उनके हिसाब से द्रविडियन रिलीजियन जो है वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं हुआ था, आर्यन रिलीजियन को इम्पोर्टेंस दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारे धर्म को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला तो तुम हमारे धर्म के देव देवियों को खराब दिखाओगे, क्योंकि हर एक लोगों का एक विश्वास होता है, तो उसके विश्वास को तोड़ देना वो बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे विवेकानंद का एक स्टोरी है कि एक राजा था, तो उसने बोला था कि हम देवता पे विश्वास नहीं करते हैं। तो एक फ़ोटो दिया था देवता का, हिंदू देव का, और बोला था तुम इसमें पैर रखो। तो विवेकानंद ने कहा था कि आप एक अपना फ़ोटो दीजिए, तो राजा ने अपना एक फ़ोटो दिया था। तो विवेकानंद ने उनके कर्मचारी को बोला था कि तुम इसमें थूको, तो वो कर्मचारी उस फोटो में नहीं थूक पाया था। तो
विवेकानंद ने यही कहा था कि देखिए, आपको वो जितना सम्मान कर रहा है वो आपके फोटो को उतना ही सम्मान कर रहा है। तो दैट मीन्स हम लोग भगवान को जितना सम्मान कर रहे हैं, हमारे पास तो भगवान नहीं है, तो हम भगवान के मूर्तियों को, भगवान के जो छवि है या भगवान के जो एक गाथा है, स्टोरी है, उसको हम लोग मानते हैं, राइट। तो इसीलिए अगर मतलब तुम्हारे जब तुम खुद के ऊपर इंजस्टिस हुआ है उसके लिए मूवमेंट कर रहे हो, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे भी मतलब तुमको कोई राइट्स दे दिया है कि तुम फिर जो हिंदू देवता है उनको भी तुम बेइज्जत करना शुरू कर दो। तो ये बहुत खतरनाक और ख़राब चीज़ है। तो ये उनके क्रिटिसिज्म है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग IIHSE चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही और इंडियन थिंकर्स के बारे में आपको बताते रहेंगे। हमने वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में भी कुछ वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको सुनना है तो नीचे दिए लिंक को आप क्लिक करके सुन सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और मैंने जो भी कहा ज़रूरी नहीं कि आप उसको सहमत हो। तो अगर आप मेरे को क्रिटिसाइज़ करना चाहते हैं या कोई डिफरेंस आपके अंदर है ओपिनियन का, तो ज़रूर कमेंट में आप लिखिए। और आप मेरे को पर्सनली भी रीच कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। नमस्ते।